जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग गांधी युग को पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने महात्मा गांधी के बारे में, उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, असहयोग आंदोलन तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन से आगे पढ़ेंगे। तो साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। आप लोग फटाफट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, ठीक। तो आइए आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। हमने पिछले क्लास में गांधी युग को पढ़ा और अभी भी वर्तमान में भी हम लोग गांधी युग को ही पढ़ेंगे। गांधी युग मतलब 1917-18 से लेकर के 1947 तक का जो समय है, इसमें महात्मा गांधी इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो है, ये राष्ट्रीय आंदोलन में छाए रहते हैं। इसी वजह से जो है इस समय को गांधी युग कहा जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया। उसके बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा नामक जगह पर घटना हो जाने की वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया और महात्मा गांधी के ऊपर केस चलाया गया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। महात्मा गांधी कहाँ चले गए? जेल में चले गए। 1922 में जब महात्मा गांधी जेल में चले गए, उसके बाद देश में एक व्यापक सा रोष छा गया, मतलब उदासी छा गई, किसी को कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। और 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाए गए और स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ जाने से और शिथिल पड़ जाने से जो है क्रांतिकारियों का उदय हुआ। और एक तरफ इधर 1920-22 के समय में आइएगा तो 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तो फिर उस समय जो है क्रांतिकारियों का एक बार पुनः से उसका प्रभाव रहा। मतलब क्रांतिकारी वर्ग के लोगों का, जो क्रांतिकारी थे, उसका दो बार उदय हुआ। एक बार उदय हुआ, पहली बार उदय हुआ क्रांतिकारियों का उदय तो 1905 के समय हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ असहयोग स्वदेशी आंदोलन के शिथिल पड़ जाने के कारण। और दूसरी बार क्रांतिकारियों का उदय हुआ तो असहयोग आंदोलन को स्थगित हो जाने की वजह से क्रांतिकारियों का उदय हुआ। आप इस बात से अवगत हैं कि कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग थे, एक उदारवादी विचारधारा के लोग और एक उग्रवादी विचारधारा के लोग। उदारवादी विचारधारा के लोग भी भारत को स्वराज दिलाना चाहते थे, यहाँ के लोगों को स्वराज दिलाना चाहते थे, अर्थात अंग्रेजों को भगा करके देश को आजादी दिलाना चाहते थे। उदारवादी के साथ साथ उग्रवादी विचारधारा के लोग भी भारत को आजाद कराना चाहते थे, मतलब स्वराज दिलाना चाहते थे। तो भारत को आजादी कराने में उग्रवादी विचारधारा के लोग भी असफल हो गए और उदारवादी विचारधारा के लोग असफल हो गए। मतलब कांग्रेस वर्ग के अंदर जो उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, ये दोनों जो है भारत को स्वराज नहीं दिलवा पाए। जब दोनों भारत को स्वराज नहीं दिलवा पाए, इसी के इर्द गिर्द में जाकर के तब जाकर के क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ। क्रांतिकारी हर हाल में स्वराज चाहते थे, क्रांतिकारी हर हाल में अंग्रेजों को देखना नहीं चाहते थे, हर हाल में वो आजादी चाहते थे। और उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, वो अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। वहीं उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग अंग्रेजों से मांग रखते थे तो आंदोलन के जरिए रखते थे, हड़ताल के जरिए रखते थे और रोड पर उतरकर पुरजोर तरीके से रखते थे। और वहीं जो क्रांतिकारी वर्गों का उदय हुआ, ये क्रांतिकारी जो है खून के बदला खून, मतलब मार काट करके अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा करना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, जिस वजह से जो है अंग्रेज मजबूरी में जो है भारत छोड़ करके यहां से चला जाए। तो आइए, जिस समय भारत में हम दोनों चीज को साथ लेकर के चलेंगे, जिस समय भारत में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के आसपास, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, स्वदेशी आंदोलन के मंद पड़ जाने के कारण क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ, उस क्रांतिकारी वर्ग को भी पढ़ेंगे। और 1922 में जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, उस समय जो क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ, उसको भी पढ़ते चलेंगे। अन्यथा 1922 के बाद महात्मा गांधी के युग को खाली पढ़ेंगे तो इधर क्रांतिकारी वर्ग पीछे छूट जाएगा। इसलिए साथ ही साथ क्रांतिकारी वर्ग को भी हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। तो क्रांतिकारी वर्गों का उदय
क्रांतिकारी वर्गों का उदय 2 चरणों में हुआ। क्रांतिकारी वर्गों का उदय कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। एक प्रथम चरण में और एक हुआ दोस्तों द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी वर्गों का उदय कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1907 से लेकर के 1917 से लेकर के 1917 तक जो है प्रथम चरण में क्रांतिकारियों का प्रभाव रहा। वहीं द्वितीय चरण की बात करें तो 1924 से लेकर के 1934 तक, 1924 से लेकर के 1934 तक का जो समय है ये द्वितीय वर्ग, यानी कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ 1907 के आसपास, यहाँ पर बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन के शिथिल पड़ जाने के कारण हुआ। वहीं यहाँ पर जो क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ दूसरे चरण में, ये असहयोग आंदोलन को स्थगित पड़ जाने के कारण हुआ। ठीक, तो हमने आपको यह भी बताया था कि क्रांतिकारी वर्ग का जब उदय हुआ तो क्रांतिकारी का पता लगाने के लिए, क्रांतिकारियों का पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने, क्रांतिकारी का पता लगाने के लिए जो है, क्रांतिकारी वर्ग का जब उदय हुआ तो क्रांतिकारी का पता लगाने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था। एक कमेटी का गठन किया था जिसको जो है रौलेट कमेटी कहा जाता है। रौलेट कमेटी कहा जाता है। रौलेट कमेटी कहा जाता है। ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया कमेटी, मतलब गठित किया गया कमेटी था रौलेट कमेटी। और ये अंग्रेज क्यों गठित किया था रौलेट कमेटी को? तो इसका गठन इसलिए किया था ताकि ये कमेटी क्रांतिकारी का पता लगा सके कि ये क्रांतिकारी का आखिर उदय हो रहा है तो कहां से हो रहा है। तो रौलेट कमेटी ने पता ये लगाया कि क्रांतिकारी का उदय महाराष्ट्र से हो रहा है। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी का उदय कहां से हो रहा है? महाराष्ट्र से हो रहा है। एकदम एक एक बिंदु को जो है पढ़ते चलेंगे और गौर से जो है हमारी बातों को सुनते चलेंगे। क्रांतिकारी वर्ग का उदय कहां से हो रहा है? महाराष्ट्र से हो रहा है। और महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के द्वारा, चित्पावन ब्राह्मण, महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो है क्रांतिकारियों का जो है उदय किया जा रहा है। मतलब रौलेट कमेटी का गठन जब अंग्रेजों ने किया क्रांतिकारियों का पता लगाने के लिए, तो रौलेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को साबित किया कि क्रांतिकारियों का उदय महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण, मतलब चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वही जो है क्रांतिकारियों का जो है उदय कर रहे हैं। मतलब इन्हीं के वर्ग से जो है क्रांतिकारियों का उदय हो रहा है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ उसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। ठीक, और प्रथम चरण में ही आता है, प्रथम चरण में ही आता है। द्वितीय चरण को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्रथम चरण में ही चल रहे हैं, प्रथम चरण में ही चलेंगे। तो जो प्रथम चरण के दौरान जो क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ, प्रथम चरण के दौरान जो क्रांतिकारी वर्ग का जो उदय हुआ 1907 से लेकर के 1917 के आसपास, ये क्रांतिकारी आंदोलन भारत में तो चले ही चले, भारत के साथ साथ ये क्रांतिकारी आंदोलन विदेशी, मतलब विदेशी सरजमी पर भी चलाए गए। विदेशी सरजमी, मतलब विदेशी सरजमी की बात करें तो क्रांतिकारी का मुख्य केंद्र विदेशों में लंदन हुआ, लंदन के बाद पेरिस हुआ। मतलब सीधे तौर पर समझिए कि प्रथम दौर का जो क्रांतिकारी आंदोलन था 1907 से लेकर के 1917 के आसपास का जो क्रांतिकारी दौर था, क्रांतिकारी आंदोलन था, ये भारत में चला ही चला। भारत के साथ साथ कहाँ चला? विदेशी सरजमी पर भी जो है इस आंदोलन को चलाया गया। तो रौलेट कमेटी अपनी रिपोर्ट में यह बात कह दिया कि महाराष्ट्र से जो है क्रांतिकारी का उदय हो रहा है। महाराष्ट्र से क्या हो रहा है? क्रांतिकारी का उदय हो रहा है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन क्रांतिकारी संगठन उदय हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल, महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल सबसे पहला कोई क्रांतिकारी संगठन था तो वो था व्यायाम मंडल था। कौन था? व्यायाम मंडल था। उसके बाद मित्र मेला, मित्र मेला, मित्र मेला और अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत। इसके अलावा भी व्यायाम मंडल, मित्र मेला और अभिनव भारत के अलावा भी कई सारे क्रांतिकारी संगठन थे जो महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग को पढ़ना है, व्यायाम मंडल के बारे में पढ़ना है, मित्र मेला के बारे में पढ़ना है, अभिनव भारत के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ सब ये सब जो क्रांतिकारी
संगठन था, ये अपने आप में बहुत मजबूत क्रांतिकारी संगठन था। ये सब जो क्रांतिकारी संगठन है विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया है और यहाँ से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे प्रथम क्रांतिकारी संगठन की बात करें, सबसे प्रथम क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल मतलब व्यायाम मंडल जो क्रांतिकारी संगठन था ये महाराष्ट्र में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी क्या था, संगठन था। ठीक, और व्यायाम मंडल क्रांतिकारी संगठन की स्थापना चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था, चापेकर बंधु। इधर इसको मिटा देते हैं। व्यायाम मंडल जो था, व्यायाम मंडल क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है दोस्तों चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। चापेकर बंधु, और चापेकर बंधु के अंतर्गत दो भाई आते थे, एक बालकृष्ण चापेकर, एक जो आते थे वो आते थे बालकृष्ण चापेकर, और दूसरा भाई जो आते थे उनका नाम था दामोदर चापेकर। ठीक, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दो भाई हुआ करते थे। चापेकर बंधु, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ये दो भाई थे। और यही दो भाई मिलकर के चापेकर बंधु मतलब यही दो भाई मिलकर के व्यायाम मंडल के क्या किए थे, स्थापना किए थे। मतलब व्यायाम मंडल क्रांति संगठन की जो है स्थापना किए थे। और ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ये सब व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत, ये सब जो था दोस्तों ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। कैसा क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अब बालकृष्ण और दामोदर चापेकर मतलब ये जो चापेकर बंधु थे ये जो है व्यायाम मंडल की स्थापना किए। और बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर दो भाइयों ने मिलकर के तो व्यायाम मंडल की स्थापना कर दिया। अब होता क्या है कि इसी समय 1896 के आसपास, 1896 के आसपास में क्या होता है दोस्तों, गौर से आप कहानी को सुनेंगे तब जो है आपको बात याद रहेगा। एकदम कहानी के तौर पर हम सुना रहे हैं। 1894 में व्यायाम मंडल की स्थापना हो जाती है। 1894 में किसकी स्थापना हो जाती है, व्यायाम मंडल की स्थापना हो जाती है 1894 के आसपास। 1896, 94 नहीं 96, 1896 के आसपास व्यायाम मंडल की स्थापना हो जाती है। और 1896 में स्थापना होती है तो 1897 में ठीक एक वर्ष बाद क्या होता है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्लेग फैलता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या फैलता है, प्लेग फैलता है। और आप जानते ही हैं कि ये सब जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही क्रांतिकारी संगठन है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1897 में फैलता है प्लेग, और प्लेग फैलता है तो प्लेग की जांच के लिए दो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसका नाम था रैंड, एक का नाम था रैंड और एक का नाम था अयर्स्ट। ये दो अंग्रेज अधिकारी रैंड और अयर्स्ट प्लेग की जांच के लिए जो है नियुक्त किए गए थे। और उस समय जब प्लेग फैलता था ना, तो प्लेग एक ऐसा बीमारी था उस समय, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उतना विकसित था नहीं, गांव का गांव साफ हो जाया करता था, घर का घर में जो है आदमी जो है सटपटा करके मर जाते थे। प्लेग उलेग फैलता था, बुखार उखार जो है उस टाइम होता था। तो प्लेग की जांच के लिए दो अंग्रेज अधिकारी रैंड और अयर्स्ट की नियुक्ति किया गया। ये दोनों जो था रैंड और अयर्स्ट इतना भटियारा था, ये इतना कमीना था कि ये घर घर जाकर के इसको प्लेग की समीक्षा करना था। तो ये घर घर जाकर के जहां देखता था कि घर में कोई मर्द नहीं है तो इस मौका का फायदा उठा करके उस घर की बहन बेटियों के साथ ही छेड़खानी करता था। मौका का फायदा उठाकर महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, दुर्व्यवहार करता था, मतलब छेड़खानी करता था मौका का फायदा उठा करके। और धीरे धीरे जब ये इस चीज को अंजाम देने लगा रैंड और अयर्स्ट, और इसकी जानकारी लग गया व्यायाम मंडल को, इस बात की जानकारी व्यायाम मंडल संगठन को लग गया कि रैंड और अयर्स्ट दो जो है अंग्रेज अधिकारी घर घर जाकर के जो है क्या करते हैं, घर में अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता है, पुरुष नहीं रहता है, तो उस घर की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो है ये दुर्व्यवहार कर रहा है और छेड़खानी कर रहा है। तो जैसे ही व्यायाम मंडल के चापेकर बंधु को इसकी जानकारी लगा, तो चापेकर बंधु बालकृष्ण और दामोदर, ये चापेकर जो थे ये दोनों भाई मिलकर के रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर देते हैं। क्यों हत्या की यहां तक समझ में आ गया होगा। रैंड और अयर्स्ट की जो है चापेकर बंधु क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब चापेकर बंधु के द्वारा रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दिया गया। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रैंड और अयर्स्ट की हत्या किस चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में ये सब नाम रहता है, बालकृष्ण,
चापेकर और दामोदर चापेकर, तो ये दोनों के द्वारा रैंड और अयर्स्ट की क्या हो गया, हत्या हो गया। जब रैंड और अयर्स्ट के द्वारा हत्या हो गया तो ये जो हत्या हुआ रैंड और अयर्स्ट की हत्या, ये पहली राजनीतिक हत्या बताई जाती है, इसको पहली राजनीति हत्या, पहली राजनीति हत्या। इस चीज को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, पहली राजनीति हत्या। यहां से एक पॉइंट प्रश्न ये बन गया, पहली राजनीति हत्या किसको बताया गया, रैंड और अयर्स्ट की जो हत्या हुई उसी को पहली राजनीति हत्या बताया गया। अब चापेकर बंधु रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दिया तो अंग्रेजों के दल में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। तो एक था द्रविड़ बंधु, ठीक, व्यायाम मंडल के ही सदस्य थे ये सब, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ठीक। एक था द्रविड़ बंधु, एक कौन था, द्रविड़ बंधु, द्रविड़ बंधु था एक, द्रविड़ बंधु, द्रविड़ बंधु। द्रविड़ बंधु भी जो है पहले, द्रविड़ बंधु भी व्यायाम मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर के काम करता था, मतलब चापेकर बंधु के साथ मिलकर के भी द्रविड़ बंधु पहले काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, चापेकर बंधु और द्रविड़ बंधु के बीच जो है अनबन हो गया, मतलब दोनों में फूट पड़ गया। तो अंग्रेजों ने एक प्रलोभन दिया, एक प्रलोभन दिया कि रैंड और अयर्स्ट की हत्या जो कोई भी किया है, अगर उसका नाम बताएगा, उसके नाम का खुलासा करने वाले को जो है 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो द्रविड़ बंधु जो है 20,000 रुपया के प्रलोभन में आकर के, 20,000 रुपया के प्रलोभन में आकर के जो है बता देता है कि रैंड और अयर्स्ट की हत्या चापेकर बंधु के द्वारा किया गया है और बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के द्वारा जो है हत्या किया गया। तो अंग्रेजों का मुखबिरी कौन कर देता है, दामोदर ये कर देता है, द्रविड़ बंधु कर देता है। और अंग्रेजों को मुखबिरी कर देने से, जब ये मुखबिरी कर दिया तो दामोदर चापेकर को क्या हो गया, अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी पर लटका दिया, फांसी पर लटका दिया। अब अंग्रेजों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, तो जब दामोदर चापेकर को तो हो गया फांसी, दामोदर चापेकर को फांसी हो गया, तो अब व्यायाम मंडल अब ये पता करने लगा कि आखिर अंग्रेजों का मुखबिरी किया तो कौन किया, अंग्रेजों का मुखबिरी किया तो कौन किया। तो व्यायाम मंडल को पता लगता है कि अंग्रेजों का मुखबिरी जो है ये द्रविड़ बंधु कर दिया है, अंग्रेजों का मुखबिरी कौन कर दिया है, द्रविड़ बंधु कर दिया है। तो व्यायाम मंडल के सदस्यों ने द्रविड़ बंधु को खात्मा कर देता है, मतलब द्रविड़ बंधु की हत्या कर देता है। अब जब द्रविड़ बंधु की हत्या हो गया फिर व्यायाम मंडल के सदस्यों द्वारा, तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब द्रविड़ बंधु का हत्या कौन किया। तो अंग्रेजों को तो पता चल ही गया था कि द्रविड़ बंधु का हत्या चापेकर बंधु, मतलब व्यायाम मंडल के सदस्यों को छोड़ करके कोई कर ही नहीं सकता है। चापेकर बंधु को हमने फांसी की सजा दिया है और द्रविड़ बंधु ही मुखबिरी किया है, तो व्यायाम मंडल के सदस्यों को छोड़ करके तो कोई कर ही नहीं सकता है। जब व्यायाम मंडल के सदस्यों द्वारा द्रविड़ बंधु की हत्या हो गई तो अंग्रेजों ने व्यायाम मंडल के सदस्य को क्या किया, फिर बाद में जब व्यायाम मंडल के सदस्यों को गिरफ्तार करके और इसको भी जो है फांसी की सजा दे दिया, मतलब फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों को जब पता चला कि द्रविड़ बंधु का हत्या व्यायाम मंडल के सदस्यों ने किया है, तो अंग्रेज व्यायाम मंडल के सारे सदस्यों को पकड़कर या तो फांसी की सजा सुना देता है, फांसी पर लटका देता है, या फिर उम्र कैद की सजा दे देता है, उम्र कैद, ठीक, संभवतः फांसी की सजा ही जो है दे दिया जाता है व्यायाम मंडल के सारे सदस्यों को। तो व्यायाम मंडल के सदस्यों के बारे में ये सब कहानी था जिसको हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया, संभवतः आप समझ गए होंगे, ठीक। अब व्यायाम मंडल के बाद आइए मित्र मेला के बारे में पढ़ते हैं। मित्र मेला, ये था व्यायाम मंडल के बारे में। मित्र मेला, मित्र मेला ये भी जो संगठन था ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और ये भी जो है महाराष्ट्र में चलाए जा रहे थे। मित्र मेला की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में, मतलब विनय दामोदर सावरकर इनके द्वारा जो है दोस्तों 1899 में इसकी स्थापना किया जाता है। इसकी मित्र मेला की स्थापना 1899 में होता है, ठीक। और अभिनव भारत
अभिनव भारत भी महाराष्ट्र में चलाए जा रहे हैं क्रांतिकारी संगठन था, और इसकी भी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया जाता है। वीडी सावरकर, ये दोनों की स्थापना विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया जाता है। और अभिनय भारत 1904, अभिनय भारत की स्थापना 1904 में किया जाता है, 1904 में किया जाता है। ये तो 2 पॉइंट आप याद ही रखेंगे। तो होता क्या है, ये जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे, चाहे विनय दामोदर के द्वारा स्थापित किया गया, या अभिनय भारत हो, चाहे मित्र मेला हो, तो ये सब जो क्रांतिकारी संगठन थे, ये सब खून के बदला खून चाहते थे। मतलब अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा करना चाहते थे, अंग्रेजों के मन में ये खौफ और डर पैदा करना चाहते थे। और इन्होंने कई अंग्रेजों को, सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजों के मौत के घाट उतार दिया था, ताकि अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा हो और अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाए। तो ये सब क्रांतिकारी संगठन के जो सदस्य थे, इनको जो है क्रांतिकारी घटना के अंजाम देने के लिए, मतलब क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने के लिए बम बनाने के लिए, मतलब बम चाहिए था, बम चाहिए था, ठीक, बम चाहिए था, तब तो वो क्रांतिकारी घटना को अंजाम देंगे। तो बम बनाने की कला को सीखने के लिए, बम बनाने की कला को सीखने के लिए अभिनव भारत के अपने एक सदस्य महादेव बापट को, महादेव बापट, अभिनव भारत ने अपने ही संगठन के एक सदस्य में से महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए कहां भेजा? पेरिस भेजा। पेरिस बम बनाने की कला सीखने के लिए महादेव बापट को कहां भेजता है? पेरिस भेजता है। और ये क्रांतिकारी संगठन जितने भी थे, इनको सबसे ज्यादा नफरत होता था तो अंग्रेज न्यायाधीश से होता था, अंग्रेज न्यायाधीश से, क्योंकि अंग्रेज न्यायाधीश इतना अत्याचार करता था क्रांतिकारियों के साथ कि छोटी छोटी घटना पे, छोटी छोटी गलती पे जो है क्रांतिकारियों को अंग्रेजी न्यायाधीश बहुत बड़ा बड़ा सजा सुना देता था, बहुत बड़ा बड़ा सजा सुना देता था। तो प्रथम दौर के जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इस आंदोलन में क्रांतिकारियों ने अपना निशाना अधिकतर संख्या में, मतलब ज्यादातर जो है न्यायाधीश को ही बनाया है। ये क्रांतिकारी संगठन से जुड़े लोग न्यायाधीश को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि न्यायाधीश, अंग्रेजी न्यायाधीश जो होता था, जज जो होता था, वो क्रांतिकारियों को डायरेक्ट फांसी पर लटका देता था, डायरेक्ट फांसी की सजा सुना देता था, ठीक। तो अभिनय भारत संगठन के एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अनंत कान्हरे। अभिनय भारत संगठन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था अनंत, उसका नाम क्या था? अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे, ये अनंत कान्हरे क्या करता है? अनंत कान्हरे ये भी एक क्रांतिकारी था। और अनंत कान्हरे क्या करता है? 1909 में नासिक के, 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर देता है, जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर देता है, जिला मजिस्ट्रेट की क्या कर देता है? अनंत कान्हरे हत्या कर देता है, ठीक। और वो जिला मजिस्ट्रेट जिसकी हत्या करता है उसका नाम रहता है जैक्सन। जैक्सन की हत्या कर देता है अनंत कान्हरे। जब अनंत कान्हरे हत्या कर देता है तो अनंत कान्हरे पर जो है मुकदमा चलाया जाता है, अनंत कान्हरे पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चला करके जो है अनंत कान्हरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। किस चीज की सजा सुनाई दी जाती है? फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। और इसी घटना को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसी घटना को इतिहास में नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, समझिए। अभिनव भारत संगठन के एक क्रांतिकारी हुए जिसका नाम था अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे ने यहां नासिक के मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दिया। और जैक्सन की जब हत्या कर दिया तो अनंत कान्हरे के ऊपर मुकदमा चलाया गया और अनंत कान्हरे को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा सुनाई दी गई, मतलब फांसी पे लटका दिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा अनंत कान्हरे के माध्यम से ये पता लगाया गया कि आखिर अनंत कान्हरे है कौन, अनंत कान्हरे है कौन और ये किस संगठन से जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेजों को पता चला कि अनंत कान्हरे एक ऐसा क्रांतिकारी है जो अभिनय भारत नामक संगठन से जुड़ा हुआ है, अभिनय भारत नामक संगठन से जुड़ा हुआ है। फिर अंग्रेजों ने पता लगाया कि अभिनय भारत संगठन का स्थापना कौन किया? तो अभिनय भारत संगठन का स्थापना किया था कौन? बीडी सावरकर किया था, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। और बीडी सावरकर स्थापना करके चल गए थे लंदन। और लंदन में जाकर के बीडी सावरकर ने लंदन में भी जाकर के वहां पर क्रांतिकारी
घटना को अंजाम दे रहे थे। मतलब वहां भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां बीडी सावरकर के द्वारा लंदन में चलाई जा रही थी। जब अंग्रेजों को पता लगा कि अनंत कान्हरे जो जैक्सन की हत्या किया है, ये अनंत कान्हरे अभिनव भारत संगठन से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी है और अभिनव भारत जो संगठन है, ये संगठन की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। तो फिर अंग्रेजों ने पता लगाया कि बीडी सावरकर है कहां, तो बीडी सावरकर उस समय थे लंदन में, उस समय थे लंदन में। फिर लंदन से बीडी सावरकर को लाया जाता है और एसएस मौर्य नामक जहाज से जो है बीडी सावरकर को लंदन से लाया जाता है। एसएस मौर्य नामक जहाज से, एसएस मौर्य जहाज से बीडी सावरकर को लंदन से भारत लाया जाता है और बीडी सावरकर को जेल मतलब काला पानी की सजा सुनाई दे दिया जाता है, आजीवन कारावास की सजा सुना दिया जाता है। और बीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अंडमान निकोबार में एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। मतलब बीडी सावरकर जो विनय दामोदर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे, इनसे अंग्रेजों के मन में ऐसा खौफ था, ऐसा अंग्रेजों के मन में डर था कि विनय दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर को समुद्र के पार अंडमान निकोबार सेलुलर जेल भेज देता है। उसके बाद बीडी सावरकर क्या करते हैं, फिर माफीनामा लिखते हैं और माफीनामा जब लिखते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा पुनः बीडी सावरकर को माफ कर दिया जाता है। ये जेल से रिहा होते हैं और जेल से रिहा होने के बाद आगे चल करके एक हिंदू सभा नामक संगठन से जुड़ते हैं और हिंदू सभा नामक संगठन से जुड़ करके वो हिंदुत्व धर्म की प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। मतलब विनय दामोदर सावरकर का जो बीडी सावरकर का जो प्रारंभिक जीवन को जब आप पढ़िएगा तो वो क्रांतिकारी से ओतप्रोत थे, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में ज्यादा संलिप्त रहते थे। लेकिन जब ये अंग्रेजों के चुंगल में फंस गए, इनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दिया गया। ये अंग्रेजों के चुंगल से जब फंस करके बाहर निकले तो इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिस वजह से कई सारे लोग बीडी सावरकर पर अंगुली भी उठाते हैं, उनको देशद्रोह भी कहा जाता है। आखिर वो सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो है यहाँ पर उनकी गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य था। तो अभिनव भारत के बारे में समझ गए, मित्र मेला के बारे में समझ गए। मित्र मेला भी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा किया गया और अभिनव भारत भी एक क्रांतिकारी संगठन था और अभिनव भारत की भी स्थापना जो है विनय दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। क्रांतिकारियों को सबसे ज्यादा खौफ यानी कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी अपना टारगेट बना करके रखे थे तो न्यायाधीश को रखते थे। न्यायाधीश को वो चाहते थे कि न्यायाधीश जहां मिले वहां पर मार दो, उसको समाप्त कर दो, क्योंकि न्यायाधीश क्रांतिकारियों को छोटी छोटी गलती पर जो है फांसी की सजा सुना दिया करता था। उसी अभिनव भारत संगठन से जुड़ा हुआ एक क्रांतिकारी हुआ अनंत कान्हरे जो है जैक्सन की हत्या कर दिया। फिर अनंत कान्हरे पर जो है मुकदमा चलाया गया, अनंत कान्हरे को फांसी पर लटका दिया गया। फिर पता लगाया गया कि अनंत कान्हरे कौन सी क्रांतिकारी गतिविधि संगठन से जुड़ा हुआ है, तो पता चला कि अनंत कान्हरे जो है ये अभिनव भारत से जुड़ा हुआ है। अब अभिनव भारत को संगठित कौन किया, उसको संचालित कौन किया, तो पता चला विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर कर रहे हैं। बीडी सावरकर को लंदन से भारत लाया गया और उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहां भेज दिया गया, सेलुलर जेल भेज दिया गया। तो ये सब था दोस्तों, ये सब चीज को आप याद रखेंगे और इसी को इतिहास में नाटसिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में पढ़िए। दिल्ली षड्यंत्र केस, ये दिल्ली षड्यंत्र केस जो है 1912 में चलाया गया था। 1912 में, ठीक, 1912 में। आप जानते हैं कि दिल्ली जो है 1 अप्रैल 1912 से, दिल्ली 1 अप्रैल 1912 से जो है 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी रही। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी रही। और वहीं इससे पहले जो है भारत की राजधानी 1774 से 1911 तक, 1774 से लेकर के 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो जब 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया और उस समय जो
भारत का वायसराय हुआ करता था वो था हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहां लाया गया, दिल्ली लाया गया। और 1 अप्रैल 1912 से लेकर आज वर्तमान की समय तक जो है वर्तमान में भारत की राजधानी कहां है, दिल्ली है। तो जब राजधानी को हस्तांतरित करके कलकत्ता से दिल्ली ले जाया जा रहा था तो जो वायसराय जो थे, मतलब कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है या केंद्र का जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने राजधानी में रहता है। जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ है, पटना में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। मतलब किसी भी देश का जो है प्रधानमंत्री होता है या शासक होता है वो अपने राजधानी में रहता है। तो वायसराय भी कलकत्ता में रहता था क्योंकि कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। और जब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया गया तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी अपना बोरिया बिस्तर समेट करके कहाँ आ रहा था, कलकत्ता आ रहा था। अपना बोरिया बिस्तर समेट करके, सॉरी कलकत्ता नहीं, दिल्ली आ रहा था। कलकत्ता से बोरिया बिस्तर समेट करके कहाँ आ रहा था, दिल्ली आ रहा था। तो दिल्ली आने के क्रम में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, ठीक है, बम फेंका गया। और बम फेंका कौन था, रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर जो है बम फेंका गया। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है संभवतः 1910 से लेकर के 1916 तक, 1910 से 1916 तक भारत का वायसराय रहा है, 10 से 16 तक। तो कलकत्ता से दिल्ली आने के क्रम में हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। मतलब क्रांतिकारी सीधे बड़े बड़े अधिकारी को टारगेट करते थे। जैसे कि वायसराय अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अधिकारी हुआ करता था, मतलब वही शासन प्रशासन चलाता था। तो बड़े बड़े लोगों को अंग्रेज टारगेट करता था, बड़े बड़े अंग्रेजों को, कि बड़े बड़े लोगों को जहां मिले वहां मार करके सर पट दो, मार करके सैंत दो, ताकि छोटे छोटे अंग्रेज जो है डर के मारे जो है भारत छोड़ करके भाग जाएगा। जब बड़का लोग, जैसे इस तरह से समझिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए या बिहार के मुख्यमंत्री की हत्या हो जाए, संभवतः एक मन में सोचने वाली बात है, अगर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाए और अगर हत्या हो जाए तो फिर आम जनता के मन में कितना बड़ा खौफ पैदा होगा ना। जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता के सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। तो उसी प्रकार से उस समय क्रांतिकारी लोग ये सोचते थे कि वायसराय को हत्या कर दो, न्यायाधीश को हत्या कर दो, जहां मिले वहां पर मार काट करके जो है गर्दा छोड़ा दो मार के। तो जब इस तरह का घटना को अंजाम देने के पीछे ये रीजन था, जब बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे तो छोटकन अंग्रेज सब जो है अपने भारत छोड़ने के प्लान बना लेगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया। और जब बम फेंका गया तो लेकिन रास बिहारी बोस जो है योजना बनाए थे, बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया। और रास बिहारी बोस भले ही इस केस से बच निकले, इस केस से जो है रास बिहारी बोस बच निकले, लेकिन इस कांड में, इस दिल्ली षड्यंत्र कांड में अवध बिहारी, उसके बाद बाल मुकुंद, अवध बिहारी हो गया, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और एक मास्टर अमीर चंद, मतलब अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मास्टर अमीर चंद, ये 4 लोगों को जो है फांसी की सजा सुनाई दिया। मतलब फांसी की सजा सुनाई गई और चारों को फांसी पर लटका दिया गया। और इतिहास में इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम आशा करते हैं आप दिल्ली षड्यंत्र केस समझ गए होंगे। रास बिहारी बोस बम फेंकने की योजना बनाए थे हार्डिंग द्वितीय पर, ठीक। और जब बम फेंका गया तो इस केस से रास बिहारी बोस तो बच निकले, लेकिन अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मास्टर अमीर चंद, ये चारों को फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक। और इसी को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। तो ये चारों का नाम आप याद रखेंगे, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मास्टर अमीर चंद, ये चारों को फांसी दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत सुनाई गई थी, ठीक। आइए अब इससे आगे पढ़ते हैं। अब ये सब तो पढ़ लिए, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी संगठन था वो तो आप पढ़ लिए। इससे आगे बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, उसको पढ़िए। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, दोस्तों बंगाल में भी जो है क्रांतिकारी
घटना को अंजाम दिया जा रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जा रही थी। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए वो भद्रलोक समाज के द्वारा, किसके द्वारा? भद्रलोक समाज के द्वारा जो है बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ। ठीक, भद्रलोक समाज नामक संगठन के द्वारा किया गया। और इसके संस्थापक वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन कौन थे इसके संस्थापक? वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। मतलब वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया गया। आप जानिए कि घोष बंधु के अंतर्गत दो भाई आया करते थे। घोष बंधु के अंतर्गत दो भाई आया करते थे, एक बारेंद्र घोष और एक अरविंद घोष। बारेंद्र घोष और एक अरविंद घोष, ये दोनों भाई घोष बंधु के अंतर्गत आया करते थे। इसी घोष बंधु में से बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त दोनों ने मिल करके भद्रलोक समाज की स्थापना की है। यानी कि भद्रलोक समाज कह सकते हैं या बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया। ठीक, और दोनों ने मिलकर, बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिलकर के युगांतर नामक पत्रिका निकाला। युगांतर नामक पत्रिका निकाला। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि युगांतर नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो युगांतर नामक पत्रिका दोस्तों वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा लिखा गया था। युगांतर नामक पत्रिका के माध्यम से ये दोनों लोगों ने ये समझाने का प्रयास किया भारतीय को कि अगर 30 करोड़ जनता, मतलब उस समय भारत की जनसंख्या संभवतः 30 करोड़ हुआ करती थी, अगर 30 करोड़ लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपने 60 करोड़ हाथ खड़ा कर दिए, मतलब एक व्यक्ति के पास 2 हाथ तो 30 करोड़ के पास 60 करोड़ हाथ, 30 करोड़ जनता अंग्रेजों के खिलाफ अपना हाथ खड़ा कर दिए 60 करोड़ हाथ, तो अंग्रेज जो है अवश्य भारत छोड़ करके चले जाएंगे। मतलब अंग्रेजों का कोई समर्थन ही नहीं करना है, अंग्रेज को कोई सपोर्ट ही नहीं करना है, पूरा अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग ही नहीं करना है। तो युगांतर पत्रिका के माध्यम से ये लोगों को ये बताने का प्रयास किए कि हमें जो है अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं करना है, अंग्रेजों को कोई समर्थन नहीं करना है, मतलब सारे लोगों को मिलकर के अंग्रेजों का विरोध करना है। और जब 30 करोड़ जनता अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो ये अंग्रेज जो है अवश्य भारत छोड़ करके कहां चले जाएंगे? जहां से आए थे लंदन, वहां चले जाएंगे। और इन्हीं के द्वारा एक युगांतर समिति का गठन किया गया। युगांतर समिति का गठन किया गया। और युगांतर समिति ये कहां था? बंगाल में था। ठीक, बंगाल में था। और युगांतर समिति से जुड़े हुए 2 क्रांतिकारी जिनका नाम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यही युगांतर समिति से जुड़े हुए 2 क्रांतिकारी जिनका एक का नाम था दोस्तों खुदीराम बोस और एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी। ठीक, ये 2 क्रांतिकारी किस चीज से जुड़े हुए थे? तो युगांतर समिति नामक संगठन से जुड़ा हुआ था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ और बंगाल के मिदनापुर में हुआ। बंगाल के मिदनापुर में 1889 में हुआ था। ठीक, मिदनापुर में। और ये दोनों ने मिलकर के, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने मिलकर के योजना बनाया कि मुजफ्फरपुर का एक जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, मतलब मुजफ्फरपुर का जज किंग्सफोर्ड का हत्या कर देना है। मतलब हमने पहले ही बताया कि क्रांतिकारी लोग को जज से ज्यादा नफरत रहता था, ये लोग जज को टारगेट करते थे, न्यायाधीश को टारगेट करते थे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को टारगेट बनाया कि किंग्सफोर्ड को हम देखेंगे जहां, वहां पर क्या करना है? बम से उड़ा देना है। लेकिन धोखा से किंग्सफोर्ड जैसा गाड़ी में चलता था ना, वैसा ही गाड़ी में कैनेडी चलता था, कैनेडी। और धोखा से क्या हुआ? ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कैनेडी की गाड़ी को ये समझा कि इसमें जो है कौन है? किंग्सफोर्ड समझ करके कैनेडी के गाड़ी पर जो है बम चला दिया, मतलब बम मार दिया, जिसमें कैनेडी के गाड़ी में कैनेडी की पत्नी और उसके बच्चे सवार थे और वो दोनों क्या होता है? मर जाता है। जबकि कैनेडी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भारत को आजाद दिलाने में, मतलब आजादी दिलाने में वो समर्थक था। वो मतलब वो कहता था कि भारत को आजाद कर देना चाहिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके चले जाना चाहिए। लेकिन इसको लगा
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को लगा कि इसमें जो है किंग्सफोर्ड ही आ रहा है, लेकिन वो किंग्सफोर्ड का गाड़ी नहीं था, और जिस वजह से केनेडी की पत्नी और उसके बच्चे का क्या हो जाता है, जहां पर बम पटकाएगा वहां पर थोड़ी बचेगा, मर जाता है, और किंग्सफोर्ड बच जाता है। तो इस घटना को जब अंजाम दिया गया तो ये दोनों को पता चला कि हम जिसको मारना चाहते थे वो तो हो नहीं पाया। केनेडी का बच्चा मर गया, उसकी पत्नी मर गई, हम तो टारगेट बनाए थे किंग्सफोर्ड को। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रफुल्ल खुदीराम बोस भाग करके चले जाते हैं समस्तीपुर, भाग करके समस्तीपुर चले जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी के मन में इतना डर होता है कि प्रफुल्ल चाकी जो है डर के मारे सुसाइड कर लेता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है और खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जब खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। किसकी सजा सुनाई जाती है दोस्तों? फांसी की सजा सुना दी जाती है। और खुदीराम बोस को फांसी की सजा 1908 में सुनाया गया, और जिस जज ने फांसी की सजा सुनाया उसका नाम था कर्ण डफ को आप याद रखेंगे। कर्ण डफ के द्वारा खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, और 1908 में जो है इनको फांसी पर लटका दिया गया। और जिस समय इनको फांसी की सजा सुनाई गई उस समय इनका महज उम्र 19 वर्ष था, मतलब 19 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना करके इनको फांसी की सजा मतलब फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो ये बात समझ गए होंगे। युगांतर समिति से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जुड़े थे, और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किसको मारना चाह रहे थे? किंग्सफोर्ड को, लेकिन धोखा से केनेडी की पत्नी और बच्चा जो है मर गया, क्योंकि धोखा से बम फेंक दिए थे केनेडी के गाड़ी पे, क्योंकि इनको लगा कि केनेडी का गाड़ी नहीं, वो जो गाड़ी आ रहा है वो गाड़ी किसका है? तो किंग्सफोर्ड का। इस वजह से खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाया गया। एक आपको पढ़ना है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस। अभी हमने आपको दिल्ली षड्यंत्र केस पढ़ाया, नासिक षड्यंत्र केस पढ़ाया, अब अलीपुर षड्यंत्र केस पढ़िए। आप जानते थे, अभी थोड़ी देर पहले जाना आपने, कि बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र रहा है, और बंगाल में जो क्रांतिकारी संगठन उसकी स्थापना बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया। तो बंगाल के पास जितने भी क्रांतिकारी थे, बंगाल में जो क्रांतिकारी संगठन था उसमें जितने भी क्रांतिकारी वो सब के सब क्रांतिकारी गोली बंदूक रखा करते थे, गोली बंदूक अवैध अस्त्र शस्त्र रखा करते थे, और उसी अस्त्र शस्त्र से घटना को अंजाम देते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो बंगाल के जितने भी क्रांतिकारी थे क्या रखते थे? अवैध तरीके से जो है अस्त्र शस्त्र रखा करते थे, ठीक, अस्त्र शस्त्र रखा करते थे। और इसी अस्त्र शस्त्र रखने के क्रम में 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध अस्त्र शस्त्र रखने के क्रम में 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके ऊपर 1908 में जो है केस चलाया गया, गिरफ्तार करके इनके ऊपर केस चलाया गया। इसी को इतिहास में है दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसमें सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई, सरकारी गवाह। इसमें सरकारी गवाह कौन बना था? तो सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना, और नरेंद्र गोसाई की हत्या सत्येंद्र घोष ने कर दी। नरेंद्र गोसाई बना था सरकारी गवाह, और नरेंद्र गोसाई की हत्या सत्येंद्र घोष कर दिया। सत्येंद्र घोष कौन कर दिया? सत्येंद्र घोष कर दिया। ये सत्येंद्र घोष जो था बरेंद्र घोष के गुट का आदमी था। सत्येंद्र घोष कौन था? तो ये बरेंद्र घोष के गुट का आदमी था। बरेंद्र घोष के मतलब बरेंद्र घोष और अरविंद घोष दोनों तो भाई थे। बरेंद्र घोष और अरविंद घोष दोनों भाई थे, और बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बरेंद्र घोष के द्वारा। और किसके द्वारा किया गया था? तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। बरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। तो यही बरेंद्र घोष गुट के आदमी था सत्येंद्र घोष, बरेंद्र घोष के गुट का ही व्यक्ति था सत्येंद्र घोष, और इस सत्येंद्र घोष ने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। नरेंद्र गोसाई की हत्या इसलिए कर दिया कि अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई। मतलब नरेंद्र गोसाई गवाही देने वाला था। इसी वजह से जो है सत्येंद्र घोष क्या कर देता है? नरेंद्र घोष की हत्या कर देता है। ठीक।
इस केस में जब नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी जाती है, तो इस केस में जब ये अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया जाता है तो सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की सजा सुना दी जाती है और कुछ को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब अलीपुर षड्यंत्र केस से जो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष, इनका भी नाम आया था क्योंकि ये घोष बंधु थे। इनका भाई था बारिंद्र घोष और भाई जो है इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक, भाई जो है संगठन चलाता था, क्रांतिकारी संगठन, तो उसके वजह से अरविंद घोष का भी जो है नाम इस अलीपुर षड्यंत्र केस में आया था। लेकिन अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष बच निकले थे क्योंकि इनके केस की पैरवी CR दास वकील ने किया था। CR दास बोले तो चितरंजन दास नामक वकील ने अरविंद घोष के केस की पैरवी किया था, जिसके वजह से अरविंद घोष बच निकले थे और इसी को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। जब अरविंद घोष जेल में गए तो इन्होंने जब जेल से बाहर आया, इस केस से इनको बरी किया गया, तो ये कहे कि हमें जेल में कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है। इनको कहने का ये मतलब था कि जेल में कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, बल्कि ये संदेश देना चाहते थे युवाओं को कि जेल जो है कृष्ण भगवान का घर है। जेल जाने से तुम लोग डरो मत, जेल जाओ और कुछ भी करना पड़े देश को आजादी दिलाने के लिए, जेल जाने से मत डरो, कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन देश को आजाद किसी भी प्रकार से कराना है। तो अरविंद घोष ये कहकर के युवाओं को संदेश दिए। और CR दास यानी कि चितरंजन दास के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित बड़े वकील थे और चितरंजन दास जो है ये गुरु थे। किसके गुरु थे? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। तो याद रखेंगे चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और अरविंद घोष जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि जेल में हमें कृष्ण भगवान के दर्शन हुए हैं। उसके बाद एक था अनुशीलन समिति, एक था दोस्तों आपका अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना नरेंद्र भट्टाचार्य, इसकी स्थापना नरेंद्र भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। नरेंद्र भट्टाचार्य के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। और अनुशीलन समिति भी एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन था कि ये भी जो है खून के बदले खून, मतलब ये चाहता था कि ये भी खून के बदले खून मांगता था। मतलब ये खुल करके बोला था कि हमें खून के बदला खून, मतलब तुम हमें मारोगे तो हम भी मारेंगे, तुम हमारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा पर, मतलब फांसी देकर के फांसी पर लटकाओगे तो हम भी तुम्हारे अंग्रेज अधिकारियों को बम से उड़ा देंगे। मतलब खून के बदले खून, इसके तहत जो ये अनुशीलन समिति काम करता था। और अनुशीलन समिति के संस्थापक नरेंद्र भट्टाचार्य थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जितने भी सारे चीजों को बताया, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आगे कल की क्लास में और इसको विस्तार पूर्वक से जानेंगे। और हमने आपको बताया ही था कि प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत के साथ साथ विदेशों की सरजमी, मतलब लंदन और पेरिस जैसे विदेशों में भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां को अंजाम दिया गया भारत के साथ साथ। तो अगले क्लास में हम लोग लंदन में यानी कि विदेशों में चलाए जा रहे क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में जानेंगे। प्रथम मतलब प्रथम समय में, यानी कि प्रथम समय बोले तो जो आंदोलन मतलब क्रांतिकारियों का जो ये प्रथम चरण था, प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने जिन जिन घटनाओं का अंजाम दिया वो अंजाम को हमने आज की क्लास में जाना। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो, अगर आपको मेरी बात समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो पुनः वीडियो को फिर से देखिए, आपको अवश्य समझ में आया होगा। इतनी सरल भाषा से, इतनी आसानी से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो ये आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडी, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।